डियर स्टूडेंट्स, हम लोग राष्ट्रीय आय से संबंधित पिछले क्लास में एक प्रकार से समझिए कि एक परिभाषित रूप से राष्ट्रीय आय को देखा था कि राष्ट्रीय आय है क्या चीज़, और राष्ट्रीय आय से जुड़े हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देखा था जो विवाद का विषय था, जिसमें मध्यवर्ती वस्तु को भी देखा था और ऐसा उत्पादन जो सेकंड हैंड वस्तु के रूप में जाना जाता था। तो ये सब को हम लोगों ने पाया था कि राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। और राष्ट्रीय आय क्या है, तो परिभाषा के दृष्टिकोण से प्रथम क्लास में हम लोगों ने इसको स्पष्ट किया। अब राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई कुछ शब्दावली है, कुछ टर्मिनोलॉजी है, और वो टर्मिनोलॉजी, वो शब्दावली अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक तकनीक है, एक टेक्नोलॉजी है। या दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ शब्दावली ऐसी है जो अर्थशास्त्र को विज्ञान बना देता है, क्योंकि विज्ञान की परिभाषा है कि उसके सिद्धांत फिक्स होते हैं। उसी प्रकार से आज राष्ट्रीय आय के परिवेश में जो हम लोग टर्मिनोलॉजी देखने जा रहे हैं, उसके सिद्धांत भी फिक्स हैं, उसके नियम भी निश्चित हैं। तो उन नियमों के आधार पर, उस निश्चितता के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमी जो विषय है वो भी एक विज्ञान है, क्योंकि उसके भी बहुत सारे नियम जो है निश्चित। राष्ट्रीय आय से संबंधित जो बातें हुई थी उसमें मूल बात को बता करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। मूल बात यह है कि राष्ट्रीय आय एक अवधारणा है, एक कंसेप्ट है, जिस अवधारणा के तहत किसी भी स्वतंत्र देश का, जिसकी अपनी सरकार होती है, उस सरकार के द्वारा एक वर्ष के अंदर जो अंतिम उत्पाद होता है और सेवा का जो फल होता है, सर्विसेज का, उसका मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो परिभाषित रूप से ये चीज़ कहना उचित होगा, लेकिन टेक्निकली आखिर इसको मेजर हम कैसे करते हैं, किन शब्दों के आधार पर इसको मापा जाता है, तो इन चीज़ों से संबंधित तथ्य जो है वो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। यानी नेशनल इनकम से संबंधित जो विशेष शब्दावली है, विशेष टर्मिनोलॉजी है, उसके आधार पर हम लोग आज के क्लास में राष्ट्रीय आय का अवलोकन करेंगे। ठीक है, तो एक छोटा सा हेडिंग बना देते हैं कि जो पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो पढ़ने जा रहे हैं कि राष्ट्रीय आय से संबंधित शब्दावली। यानी टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसमें पहला है सकल घरेलू उत्पाद। जो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सीक्वेंस में पढ़िए, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर आप पहले से जानते भी हैं तो एक रिवीजन के तौर पे देखिए इसे, तो आपको बहुत फायदा होगा। इसको इंग्लिश से बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको एब्रिविएशंस के रूप में हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं या कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर है क्या कि एक लेखा वर्ष में
एक लेखा वर्ष में, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये कि भौगोलिक सीमा, भौगोलिक सीमा, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात ये कि वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। यही तीनों चीज पाई जाएगी तो इसको सम्मिलित रूप से, इन तीनों चीजों को हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? जीडीपी। वेरी गुड। क्या बोलेंगे? तो सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद, सघउ, या इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे जीडीपी। ऐसा हमने इसलिए लिखा है कि किताबों में एब्रिविएशन हिंदी में भी जगह जगह आपको मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो अगर आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे सब घ को, तो आप समझ जाएंगे वो सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बात की जा रही है। कोई टफ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं रहने के कारण जो है वो ये सब एब्रिविएशन आदमी को टेंशन देता पढ़ने के क्रम में, पुस्तक पढ़ने के क्रम में। एक सिंपल सी बात है कि सकल घरेलू उत्पाद है क्या चीज़। तो अगर शब्दों वाक्यों में इसको किया जाए तो वाक्यों में आप इसको ऐसे बोलते हैं कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्रफल में एक लेखा वर्ष में जो वस्तु और सेवा का अंतिम मौद्रिक मूल्य हुआ, तो उसी को हम लोग जो है वो सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी देश के अंदर जो एक अकाउंट ईयर है, हर देश में अकाउंट ईयर अलग अलग होता है। हमारे देश में मार्च से शुरू होता है, किसी देश में जनवरी या जुलाई से शुरू होता है। तो यानी मार्च टू अप्रैल का जो एक अकाउंट ईयर है, उस अकाउंट ईयर में उस देश में कोई भी वस्तु पैदा हुई। अब वस्तु में कल ही बता चुके थे कि इसमें मध्यवर्ती शामिल नहीं होगा, इसमें सेकंड हैंड शामिल नहीं होगा, इसमें ऐसा सर्विस जो अपने घर के लिए हम कर रहे हैं वो शामिल नहीं होगा। जैसे कोई शिक्षक अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसका सेवा शामिल नहीं होगा, लेकिन वही शिक्षक स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसका आय जो है वो ये सकल घरेलू उत्पाद में माना जाएगा, शामिल होगा। तो अंतिम का मतलब ये हुआ, तो इस ढंग से कि उसमें वस्तु और सेवा का मौद्रिक मूल्य, अगर एक वर्ष में उस एक भौगोलिक क्षेत्रफल में जितना भी उत्पादन हुआ, जितना भी सर्विसेज हुई, उन सब का अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या बोलेंगे? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि विदेश का आय इसमें शामिल नहीं है। जो फॉरेन से हमको लेन देन हो रहा है वो जीडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं होता है। इसको इस एंगल से भी देखिए। अगर इस एंगल से देख के नहीं पढ़ेंगे तो फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। तो सकल घरेलू उत्पाद का एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि देश के अंदर का आय ये बताता है, देश का, किसी देश का दूसरे देशों के साथ जो व्यापारिक लेन देन है और उस व्यापारिक लेन देन से जो भी घाटा और लाभ होता है उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। क्लियर? अब देखिए साहब, अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो है निवल घरेलू उत्पाद। निवल घरेलू उत्पाद, इसको इंग्लिश से बोलेंगे नेट डोमेस्टिक
प्रोडक्ट। इसका एब्रीविएशन इस ढंग से होगा NDP। ठीक है। अब ये क्या है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि कोई भी उत्पादन हो रहा है, ठीक है, तो उत्पादन में एक चीज पाई जाती है, घिसावट। हाँ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रिसिएशन। ठीक है। ये घिसावट या डिप्रिसिएशंस क्या है, ये आपको समझना होगा। जैसे हम कपड़ा का उद्योग लगाए हुए हैं, कपड़ा बनाने का, तो कपड़ा बनाने का जो उद्योग लगाए हुए हैं, तो इसमें उत्पादन हो रहा है। जब कपड़े का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि कपड़ा बोले और कपड़ा बुना गया, ऐसा तो नहीं होता है, बल्कि उसमें साधन लगे होते हैं, मीन्स लगे होते हैं कपड़ा बुनने में। अब आपको मीन्स की पहचान करनी होगी। तो मीन्स में क्या है भाई, तो रॉ मटेरियल है, सूत है, आप खरीदते हैं ना उसको। इसके बाद मशीनरी है, उसको भी खरीदते हैं आप। और इसके बाद श्रम है, जिसमें आप मजदूरी देते हैं, तब आपका कपड़ा उद्योग संचालित होता है। क्लियर। अब ये तीनों में आप गौर से देखिए कि आपने जो सूत लिया उसका पैसा उस समय उसको दे दिया, आपने जो किसी से श्रम करवाया, लेबर करवाया, तो उसका मजदूरी उसको आप दे दिया। लेकिन जो मशीन आपने इस्तेमाल की, तो मशीन को आपने खरीदा जरूर है, लेकिन ये मशीन इमोर्टल नहीं है। ये मशीन का एक आयु होता है, और उस आयु के बाद वो मशीन जो है वो समाप्त हो जाएगा, या उस मशीन में प्रति वर्ष टूट फूट होगी, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा गौर से समझिए कि आप मान लिया जाए कि 100 रुपया का उत्पादन आपने किया है कपड़े का, तो 100 रुपया के उत्पादन में भूमिका क्या आपकी रही, तो भूमिका ये रही आपकी कि उसमें 50 रुपये का जो है वो सूत आपका लगा हुआ है, 100 रुपया, 25 रुपया का श्रम लगा हुआ है आपको, और 25 रुपया का मशीन लगा हुआ है। तो इस ढंग से ये तीनों 50, 25, 25 के अनुपात में मिला हुआ है, और उससे आप 100 रुपया का कपड़ा बनाते हैं। तो इसमें से 50 रुपया तो आपने दे दिया, 25 रुपया भी दे दिया आपने, लेकिन 25 रुपया का जो मशीन है वो आपके पास बचा हुआ है। तो 75 रुपया जो दिया उसमें हिसाब किताब आपका पक्का हो गया, लेकिन ये 25 रुपया जो है वो आपका हिसाब किताब पक्का नहीं है, क्योंकि ये 25 रुपया वाला मशीन आने वाले समय में खराब होने वाला है। तो अब 100 रुपया जो आपकी कॉस्टिंग लगी, तो आप उसमें 120 रुपया जो है वो बेचा, यानी लाभ आपको कितना हुआ, 20 रुपया का। तो वो लाभ जो है क्या निबल आय है, नेट प्रॉफिट है? वहीं पर मामला फंस जाता है कि नहीं, वो नेट नहीं है, क्योंकि मशीन में जो घिसावट हुई है, जब तक उसको माइनस नहीं करेंगे तब तक वो कुल नेट नहीं होगा, वो निबल नहीं होगा, वो सकल होगा। सकल का मतलब लमसम, कुछ कमी है, और नेट का मतलब है एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट, यानी 20 रुपया लाभ हुआ तो हुआ, इसमें कोई पैसा नहीं छिनाएगा हमारा। लेकिन एक तथ्य तो है कि मशीन में घिसावट होगी,
अब एनसीईआरटी का बुक आप पढ़िएगा तो हम उसको पढ़ने के लिए प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत भारी भरकम है और उसमें आप उलझ करके रह जाइएगा, हो सकता है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना छोड़ दीजिए। तो उसको उसी से लेकर के एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं आपको कि ये जो वस्तु का जो घिसावट है, डिप्रिशिएशंस है, उसको आम तौर पे जो उसकी व्यवस्था की जाती है कि माना जाता है कि 10 साल तक ये मशीन चलेगा। जो भी मशीन लीजिए उसमें गारंटी पीरियड रहती है, कितने साल का, 7 साल का, 8 साल का, 5 साल का होता है ना भाई। तो वहाँ अर्थशास्त्र में एक, चूंकि मशीन भारी भरकम होता है तो 10 साल एवरेज उसका माना जाता है, किसका है, और 20% घिसावट प्रति वर्ष माना जाता है। यानी जितने वैल्यू का मशीन लगा हुआ है उसमें हर साल आपको उस मशीन के द्वारा जो उत्पादित होगा उस उत्पादन में लागत मूल्य में 20% आपको, मशीनरी के लागत मूल्य में 20% आपको घिसावट के रूप में माइनस करना पड़ेगा। किसमें? सकल घरेलू उत्पाद। और जब 20% घिसावट के रूप में सकल घरेलू उत्पाद में आप मशीनरी का माइनस करते हैं तो वही सकल क्या हो जाता है? निबल हो जाता है। अब बात समझ में आ गई। इस ढंग से 10 वर्ष तक के अंदर आप 20% का घिसावट कीजिएगा तो आपको सकल से निबल आय या निबल उत्पाद जो है आपको प्राप्त हो। ठीक है, तो हम लेखन इसमें कर सकते हैं कि एक्चुअली में ये एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या? तो ये है सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू जो उत्पाद हुआ, इस सकल घरेलू उत्पाद में घिसावट माइनस कर देते हैं। क्या चीज? डिप्रिसिएशन। किस चीज का डिप्रिसिएशन? तो मशीनरी का, और किसी का नहीं। ठीक है, आदमी का, यानी श्रम का या वस्तु का नहीं, क्योंकि उसका हिसाब तो उसी समय पक्का हो गया। अब फिर सेकंड डे आएगा तो सेकंड डे का मजदूरी लेगा, उसकी घिसावट उसी मजदूरी में फिक्स है। तबियत, घिसावट का मजदूर का क्या? तबियत खराब। तो तुम कमा रहे हो काहे के लिए? खाने के लिए और इलाज कराने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सब के लिए तो मजदूरी हमने दे ही दिया है, उसी में से आप कीजिएगा। लेकिन मशीन हमारे पास रहेगी, मशीन बाहर नहीं जाएगी, तो उसकी घिसावट के लिए जिम्मेदार हम हैं। तो इस प्रकार से ऐसा सकल घरेलू उत्पाद जब उसमें घिसावट को माइनस कर दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? निबल घरेलू उत्पाद, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एनडीपी, घरेलू उत्पाद। इसी को क्या बोलेंगे? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये रटने के अंदाज में तो हमने आपको नहीं पढ़ाया, समझने के अंदाज में पढ़ाया। अब सकल और निबल का आप अर्थ समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है उस पर ध्यान देना है हम लोग को। तीसरा टर्मिनोलॉजी है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तीसरा क्या है साहब? सकल, बोलते हुए चलिए। हाँ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ क्या है? घर के जगह पर राष्ट्र आ गया, घर के जगह पर क्या आ गया? राष्ट्र आ गया। बस यही अंतर आपको देखना है। इसको इंग्लिश से बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, जिसको एब्रिविएशंस में क्या हम लोग बोलेंगे? जीएनपी। क्या बोलेंगे? जीएनपी। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल करते हुए चलिए और थोड़ा सहयोग कीजिए। टीचर का सहयोग ये है कि उसके साथ जुड़े रहिए, उसकी बातों को सुनते रहिए और दिमाग में बैठाते रहिए। अगर ये पद्धति अपनाते हैं तो आपको क्लास में ही सारी की सारी बातें याद हो जाएंगी, और अगर महत्व नहीं दीजिएगा टॉपिक का तब फिर घर में जाकर रटिए। तो अब सिंपल सी बात है कि यहाँ क्या था? डी था, यानी डोमेस्टिक। यहाँ क्या हो गया? एन। बाकी जीपी दोनों में है। इसका मतलब क्या हुआ
के मुद्दा जुड़ा हुआ है घर से और राष्ट्र से, है ना, घरेलू और राष्ट्रीय। तो बोलचाल की भाषा में अपनी कैसा बेवकूफ़ी वाला बात बोल रहे हैं सर। जो घर है हमारा भारत, वही तो हमारा राष्ट्र है। तो इसके क्या अंतर है? तो इकोनॉमिक्स में या अर्थशास्त्र में इसमें बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है कि घर, गौर से सुनिएगा सर, कि घर हम शब्द कहते हैं तो वो उसकी बाउंड्री जो होती है ना, उसके अंदर की बात होती है। घर शब्द जो हम कहते हैं तो जो घर की बाहरी बाउंड्री होती है उसके अंदर की बात होती है। तो अंदर में तो सब आदमी सोवरेन रहता है, अपने घर में आजाद रहता है, लेकिन घर के बाहर उस पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ऐसे चलिए, सड़क की इस तरफ चलना है, हेलमेट पहन के चलना है, वो सब कहाँ लागू होता है? घर के बाहर। घर के अंदर गाड़ी पर अगर बैठे रहिएगा तो हेलमेट पहन के बैठे रहिएगा, नहीं ना। तो घर में आपको पूरी स्वतंत्रता रहती है। तो अगर घरेलू हम शब्द इस्तेमाल करते हैं भारत के परिवेश में, तो इसका मतलब हुआ कि इसके बाउंड्रीज के अंदर जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की बाउंड्री भारत की है, उसके अंदर, तो उसके अंदर भारत की सरकार तो संप्रभु है, यहाँ तो उसके ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जब नेशनल शब्द बोलते हैं तो ये बाउंड्री से बाहर की बात हो जाती है। तो बाउंड्री से बाहर भारत की क्या स्थिति है? तो बाउंड्री से बाहर भी भारत की स्थिति संप्रभु की है, सॉवरेन की है, आजाद होने की है। तो बाहर में वो आजाद कैसे है? तो सिर्फ एक अर्थ में आजाद है कि अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के बाहर के देशों के साथ वो संबंध स्थापित करता है। बाहर से कोई उसके नीति बनाने में प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसका मतलब होता है क्या कि अगर राष्ट्र या राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग हम करते हैं तो इसमें विदेशी संबंध स्वमेव शामिल हो जाता है। घरेलू शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसमें विदेशी संबंध स्वमेव समाप्त हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स घरेलू और राष्ट्रीय को इस दृष्टिकोण से देखता है। दूसरे विषय में ये दोनों शब्द समानार्थी के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में ये दोनों शब्द जो है समानार्थी के शब्द में इस्तेमाल नहीं होते हैं। घरेलू के अंदर होगा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर सीमा के अंदर, और जब राष्ट्रीय शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ होता है कि सीमा के अंदर के साथ साथ बाहर का भी मामला, यानी विदेशों का भी मामला, और उसमें भी भारत क्या है? सोवरेन। तो हम दोनों शब्द यानी घरेलू और राष्ट्रीय को आपके समक्ष जो है वो स्पष्ट किया। अब देखिए कि इसमें क्या होता है जीएनपी में, कि सिंपल सी बात पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं ना, शॉर्ट फॉर्म समझिएगा। तो जीडीपी है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसमें माइनस करना है एक चीज, और एक चीज क्या माइनस करना है कि फॉरेन ट्रेड, FORIEGN, फॉरेन ट्रेड यानी विदेशी व्यापार, है ना। तो विदेशी व्यापार में क्या होता है? दो चीजें होती हैं। अगर विदेश के साथ हम व्यापार करेंगे तो क्या चीज होगी? एक होगा निर्यात, है ना, एक होगा निर्यात। निर्यात को जीडीपी में प्लस होगा या माइनस? नहीं, माइनस होगा। देखिए ना कैसे माइनस होगा। इसमें प्लस माइनस दोनों कर लीजिए, दोनों होगा, प्लस माइनस दोनों होगा। जीडीपी कैसे होगा ये देखिए। निर्यात का क्या हम लोग बोलेंगे? एक्सपोर्ट, ठीक है। और आयात भी हम लोग करते हैं,
यानी इंपोर्ट भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यदि हम लोग निर्यात करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, आय होगा, सिंपल सी बात है, नहीं क्या होगा, इनकम होगा, है ना। और अगर कोई चीज खरीदते हैं बाहर से तो हम क्या करते हैं, व्यय करते हैं, मतलब एक्सपेंस करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर होगा। यानी इसमें निर्यात में देश में पैसा आएगा और आयात से में देश से पैसा जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम को क्या करना पड़ेगा कि जो जीडीपी में है वो जीडीपी में निर्यात को जो है वो प्लस कर लेंगे, किसको, एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट को, और इंपोर्ट को माइनस करेंगे। यानी निर्यात का जो आय हुआ है उसको जोड़ लेंगे और जो आयात में व्यय हुआ है उसको हम लोग घटा देंगे। तो ये प्लस माइनस दोनों हुआ ना, और ये दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड, इसी को ना बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, यानी विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार। तो हो गया कि जीडीपी में अगर एक्सपोर्ट को शामिल करेंगे, जोड़ेंगे और इंपोर्ट को घटाएंगे तो यही जीडीपी क्या कहलाती है, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। सिंपल सी बात हो गई। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को घटाना है और उसको जीडीपी में जोड़ देना। हाँ सर उसको ब्रैकेट में कर दे, जीडीपी और इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को। नहीं किसको, एक्सपोर्ट को और जीडीपी को, तब ना उसमें माइनस करेंगे लास्ट में इंपोर्ट को। अच्छा इसको ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, जीडीपी और एक्सपोर्ट को ब्रैकेट में कर देंगे। ऐसे हो गया। नहीं, अच्छा आप क्या बोले, जीडीपी को एक्सपोर्ट जो है जीडीपी में ऐड करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में माइनस करेंगे इंपोर्ट को, तो उसको बोलते हैं जीएनपी। हाँ तो जीडीपी और एक्सपोर्ट को, ठीक है। नहीं ये कैसे सही है, दोनों के जोड़ दीजिए, आगे जोड़ दीजिए, हो गया। हाँ तो ये भी सही। एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट को माइनस कर देंगे और एक्सपोर्ट को। अब देखिए इसमें कैसे है, नहीं कैसे है, ऐसे आ जाइए, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ हम 120 रुपये का जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, ले रहे हैं, और 100 रुपया का बेचे हैं हम, क्लियर कर दे रहे हैं आपको। तो यहाँ -20 ना आएगा है? अब -20 होगा तो ये हट जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस आएगा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो यानी जीडीपी में माइनस में चला जाएगा, तो यानी जीएनपी हमारा कम हुआ। ठीक है, नहीं समझ में आ रही है। और एलोब्रेट मैट्रिक्स देखिएगा तो आप अभी गलत बोले, नहीं सही बोल रहे हैं। हम प्लस माइनस वो मल्टीपल में होता है माइनस, प्लस माइनस में अगर बड़ा टर्मिनोलॉजी माइनस का रहेगा तो वो लास्ट में माइनस ही रहता है। हाँ तो फिर तो हाँ मतलब माइनस से तो करेंगे हम। चलिए जीडीपी अगर छोड़िए, बड़ा छोड़िए। रहेगा, अगर जीएनपी अगर बड़ा रहेगा, हम इसको कर देते हैं अलग से। गुड, आप अच्छा ये किए हैं, इसी को एलोब्रेट कर रहे हैं, जीडीपी को कि नहीं जीएनपी को कर रहे हैं, जीएनपी को कर रहे हैं। तो जीडीपी हमने लिखा प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही ना है। अब तर्क के खातिर ये कीजिए कि हमारा जीडीपी जो है पहले से 200 रुपया है, 200 रुपये मान के चलिए, और उसके बाद हमने जो है वो 100 रुपया का लाभ कमाया, यानी इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट किया और इंपोर्ट किया 120 का, और इंपोर्ट किया 120। तो माइनस। अब देखिए ये 200 हो गया प्लस
यहाँ क्या हो गया -20 -20 प्लस माइनस माइनस हुआ। होगा ना, हाँ, तो 200 माइनस 20 हो गया, हाँ, तो यहाँ क्या हो गया 180, हाँ। क्योंकि ये तो ठीक पॉजिटिव है? में हो गया। हाँ, तो ये क्या आया हमारा 180 GNP आया, हाँ। बस यही बताना है आपको। तो क्या दिक्कत? जीडीपी अगर कम होगा, जीडीपी से यहाँ से कोई मतलब नहीं है। जीडीपी हमने पहले निकाल लिया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट राष्ट्रीय उत्पाद है कि हमको राष्ट्र में जो मतलब बिजनेस हम फॉरेन ट्रेड जो किया उससे हमको क्या प्रतिफल मिला, राष्ट्रीय व्यापार में हम तो हम लाभ में रहे या हानि में रहे, वो यहाँ क्लियर किया। ठीक है ना, ठीक है। तो क्लास हमेशा ये जीएनपी वो प्रॉफिट में ही रहेगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं। अगर आप सामान ज्यादा दाम के बेचे और खरीदे कम, तो आप प्रॉफिट में रहिएगा। अब उसके जो -180 आता है। ठीक है, अगर यहाँ होता कि हमको लाभ है तो 20 रुपया लाभ हो जाता, तो 220 रुपया हो जाता आपको। ठीक है, गुड। नहीं नहीं, पढ़ने का हमको समझ में नहीं आया तो पूछेंगे ना, तो आप दिवाकर जी तो ना बोलेंगे कि नहीं सर हमको समझ में नहीं आया। इसलिए क्वेश्चन एराइज करना बहुत अच्छी चीज है। इन्होंने किया, इनको कंफ्यूजन था इसलिए किया। अब आप और ज्यादा, आपको पहले से समझ में आ रहा था, अब और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अब देखिए अगला जो टर्मिनोलॉजी है वो हम लेते हैं कि साहब चौथा है कि NNP यानी निबल राष्ट्रीय उत्पाद, निबल राष्ट्रीय उत्पाद। नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, NNP। तो NNP क्या हुआ साहब, तो जो GNP हुआ था ना वही NNP हो गया। मतलब GNP में इसको अगर निकालना होगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम लोग क्या करेंगे, घिसावट को माइनस यानी कर देंगे। डिप्रिसिएशंस को माइनस कर देंगे तो वो निबल राष्ट्रीय उत्पाद हो तो जाएगा। यही निबल राष्ट्रीय उत्पाद, जैसे इधर वैसे ही। वैसे ही था, सिंपल सी बात। तो इसमें हमें कुछ समझाना नहीं, मुख्य चीज जो आपको समझना था सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और दोनों को अगर निबल करना होगा तो दोनों में घिसावट माइनस कर देंगे बस। और घिसावट किस चीज का, तो आदमी का घिसावट नहीं, सामान का घिसावट नहीं, मशीन का। बल्कि मशीनरी का घिसावट। और मशीनरी का घिसावट क्यों, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से पूर्व में एलोबरेट कर। अब आइए ऋतु रंजन जी, हमें ये बताइए आप कि ये तो मामला हो गया, तो अब राष्ट्रीय आइन में से कौन है, ये सुशांत जी बताएंगे, इसलिए कल होमवर्क बना के लाया। तो देखते हैं कि इन्होंने पढ़ा घर में तो उसको समझा कि नहीं। बोलिए सुशांत कि ये 4 टर्मिनोलॉजी है, तो इसमें किस टर्मिनोलॉजी को राष्ट्रीय आय बोले? GNP का सर नहीं, GNP इसमें से कोई राष्ट्रीय आय नहीं, जब तक एक चीज क्लियर नहीं होगा तब तक। और राष्ट्रीय आय के लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी है जो इस चारों में से कोई नहीं, लेकिन वो टर्मिनोलॉजी इसी चारों में से निकलेगा। वहाँ तो नहीं पढ़ा सर। नहीं है, लिखा हुआ आपका है, कॉपी चेक किए तो उसमें था, ठीक है ना, लेकिन उसको समझना है, हम दिखला देंगे आपको। अब देखिए इसमें एक बात है, वो बात ये है कि जो इसका निर्धारण होता है, किसका, NNP का, दिवाकर लुक ऑन बोर्ड, इसका निर्धारण 2 तरीके से होता है। कितने तरीके से होता है? 2 प्रकार। एक जो निर्धारण होता है उसको हम लोग बोलते हैं बाजार मूल्य पर,
मार्केट वैल्यू। यानी मार्केट प्राइस पे, और दूसरा साधन लागत पर। साधन लागत। ठीक है। बाजार मूल्य पर तो समझ गए कि जो हम लोग पैदा किया या उत्पादन किया तो बाजार में जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक हम लोग खरीद किया। लेकिन साधन लागत क्या है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो इसको सिंपल वे में समझिए कि जब उत्पादन हम लोग करते हैं, साधन लागत को पूंजी भी बोल सकते हैं ना? नहीं साधन में जो लगा लागत नहीं, सिर्फ पूंजी ही नहीं है। देखिए ना, वो तो आपको इसमें बाजार मूल्य में वो पूंजी आपका शामिल हो गया। भाई पूंजी लगाया तब ना सामान को बेच रहे हैं। तो उसमें प्रॉफिट होता है ना, इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। नहीं, साधन लागत का मतलब कि पूंजी के अतिरिक्त भी कुछ लगा हुआ है, कुछ हम और गिव टेक कर रहे हैं उसके उत्पादन में। सिंपल सा बात है, उसको समझ लीजिएगा तो आपको ये साधन लागत के अंतर्गत जो चीज आती है कि बिक्री कर और उत्पाद कर। क्या चीज? बिक्री कर प्लस उत्पाद कर। आप कोई चीज बनाते हैं तो उस पर बिक्री कर और उत्पाद कर लगता है, ठीक है। इसके अलावा सरकार आपको अनुदान भी देती है, सब्सिडी देती है ना। तो आपकी जो ने जो उत्पादन किया और उस उत्पादन पर जो बिक्री कर मिला, आपको उत्पादन करेंगे तो बेचेंगे ना, तो बिक्री का बहुत गौर से समझिएगा इसको। ये बिक्री कर, उत्पाद कर और अनुदान, ये तीनों जो है वो मतलब साधन लागत है आपका। यानी कोई चीज प्रोडक्ट किए, पूंजी आपने लगाया, तो वो पूंजी लगाने के बाद आप बाजार मूल्य पर सामान को बेचने जा रहे हैं। इसलिए साधन लागत का अर्थ जो आपकी लगाई गई पूंजी है वो नहीं है। साधन लागत के अंतर्गत जो आपकी लगाई हुई पूंजी है वो नहीं है। क्लियर? तो क्या है? तो उत्पादन करने के पश्चात या उत्पादन के दौरान कुछ और भी घटनाएं आर्थिक रूप से घट रही है, और वो घटना सबसे बड़ी क्या है कि आप उत्पादन के बाद जब सामान की बिक्री कर रहे हैं तो आप बिक्री कर दे रहे हैं, और साथ ही साथ उत्पादन जो कर लिए हैं तो उत्पाद शुल्क दे रहे हैं। तो ये जो दे रहे हैं तो पब्लिक से वसूल कर रहे हैं आप। तो पब्लिक से वसूल करने के बाद क्या आपके पास ये रह जा रहा है? आप इसको सरकारी खजाने में जमा कर देंगे, सरकार को दे देते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बिक्री कर है और उत्पाद कर है, ये मध्यवर्ती लाभ हो गया ना। ये प्रोडक्शन से जो हुआ है उससे लाभ तो नहीं मिल रहा है, ये मध्यवर्ती लाभ है। और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि मध्यवर्ती लाभ को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। उद्योग आपका बहुत कमजोर है तो सरकार क्या कर रही है? अनुदान दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो ये सब्सिडी आपके आय में शामिल हो जा रहा है, क्योंकि दिए हुए अनुदान को सरकार वापस नहीं लेती है। ऋण आप नहीं ले रहे हैं, ऋण लेते तो सरकार वापस ले लेती है, लेकिन आप सब्सिडी सरकार दे रही है, यानी जो पैसा दे दी वापस नहीं लेती। तो ऐसी परिस्थिति में अनुदान आपकी आय में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो साधन लागत में जो तीन चीजें, साधन लागत में जो तीन चीजें हैं, उसमें इसको माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे। किसके साथ? बोलिए ना, किसके साथ? एनएनपी के साथ। ये दोनों का संबंध किससे होगा? एनएनपी के साथ। सर, उत्पाद कर का मतलब है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर सरकार टैक्स लगाएगी। हाँ, और बिक्री कर की जो सामान आप पब्लिक को बेच रहे हैं, बेच रहे हैं उस पर टैक्स तो लगाएगी। ये दोनों अप्रत्यक्ष कर है। हाँ, अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? सरकार आपसे वसूल करवा करके अपने पास मंगवा लेती है।
सरकार आपसे वसूल करवा कर। तो दोनों तरफ से तो सरकारी को प्रॉफिट हो रहा है, बिक्री कर भी वही लगा रहा है, उत्पाद कर भी वही लगा हाँ लगा रहा है, तो ये मध्यवर्ती लाभ हो गया ना, ये वस्तु का वास्तविक लाभ नहीं ना है। नहीं बात है। वास्तविक लाभ की तो मध्यवर्ती है, हाँ, एक तरह से ब्रोकरी कर करके आप लाभ कमा रहे हैं। अब ब्रोकर वाला लाभ शामिल नहीं होगा इसमें, क्योंकि मध्यवर्ती लाभ हो गया। तो एनएनपी में जब बिक्री कर माइनस कर देंगे और अनुदान को जोड़ देंगे, तो यही एनएनपी क्या कहलाएगा? साधन लागत पथ पर राष्ट्रीय आय। साधन लागत पर राष्ट्रीय इसका इंग्लिश होगा नेशनल इनकम ऑन नेशनल इनकम ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो राष्ट्रीय आय सिर्फ नहीं बोला जाता है, वास्तविक में राष्ट्रीय आय के लिए क्या टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगा? ऑब्जेक्टिव आएगा आपको कि वास्तविक में राष्ट्रीय आय क्या है। तो साधन लागत पर क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ही राष्ट्रीय आय है। अब बात समझ में आई? तो सिर्फ ये जो है एनएनपी नहीं है राष्ट्रीय आय। एनएनपी को बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय नहीं होगा। एनएनपी कब राष्ट्रीय आय होगा? तो साधन लागत पर। ठीक है। अब देखिए कुछ टर्मिनोलॉजी और है इससे इंटरलिंक जुड़ा हुआ, जो भी आपको जानना चाहिए और छोटा छोटा है। एक है निजी आय, पांचवा निजी आय, यानी इसको भी से बोलेंगे प्राइवेट इनकम। ठीक है ना। उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है व्यक्तिगत आय। यानी पर्सनल इनकम। और उसके बाद है व्यक्तिगत व्यय योग आय। व्यक्तिगत व्यय, देखो बोर्ड पर देखो, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। इसको बोलेंगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये जो चारों टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने, सॉरी 3 टर्मिनोलॉजी लिखा, इसके हाँ इसको जानना आपके लिए काफी जरूरी है। जब हमारा राष्ट्रीय आय निकल गया तो फिर इसके बाद पढ़ते हैं आप लोग प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम डायरेक्ट। तो प्रति व्यक्ति आय जो पर कैपिटा इनकम पढ़ते हैं, तो उस सिंपल सा है कि जितना राष्ट्रीय आय है उसको जनसंख्या से भाग दे देते हैं। तो इसको हर व्यक्ति का, राष्ट्र के हर व्यक्ति का इनकम निकल गया। जैसे इसको एग्जाम्पल के रूप में ऐसे कि आपके घर में 10 सदस्य हैं, 100 रुपया आय हो रही है, तो आप हर घर के हर सदस्यों का आय कैसे निकालिएगा? कि 100 को 10 से भागा दे दीजिएगा, तो आएगा भागफल क्या 10। तो इसका मतलब हर सदस्यों की आय कितनी है? 10 रुपया है। ये निकालते हैं ना। तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय से हट करके 3 और टर्मिनोलॉजी है जो आपको जानना है, और ये काफी महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप नहीं जाने तो इसका मतलब कि आप 50% बात नहीं जाने। आमतौर पे लड़का जो पढ़ता है वो करता क्या है
कि जीडीपी, जीएनपी, उसके बाद एनएनपी, ये सब पढ़ करके छोड़ देता है। ये तीनों, क्योंकि निजी आय का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा चीज है कि जो राष्ट्रीय आय प्राप्त हुआ, तो राष्ट्रीय आय निर्धारण करने में सरकार की भी भूमिका है और प्राइवेट व्यक्ति को भी की भी भूमिका है, यानी हम आपका। तो राष्ट्रीय आय में से सरकार की आय को अगर अलग कर देते हैं तो प्राइवेट आय प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लिया 100 रुपया भारत की आय हुई, तो इसमें निर्धारण होना चाहिए ना कि व्यक्ति ने कितना योगदान दिया, यानी जनता ने कितना योगदान दिया और सरकार का कितना है। तो पता ये चला कि सरकार की जो संस्थाएं हैं, जैसे रेल चला रही हैं, सेल चला रही हैं, भेल चला रही हैं, यह सरकार भी विदेशी व्यापार कर रही है, सरकार भी बॉन्ड खरीदती है, ये सब काम करती है आर्थिक गतिविधि, तो उसको भी लाभ होता है, तो वो लाभ भी राष्ट्रीय आय में शामिल है। तो पता ये चला कि सरकार 100 रुपया में 60 रुपया सरकार की आय। तो जैसे ही राष्ट्रीय आय में, यानी साधारण लागत पर राष्ट्रीय आय में हम सरकार की आय को माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ निजी आय होता है। कितनी खूबसूरत बात, सही बात है। अब देखिए, दो व्यक्तिगत आय, बिल्कुल सिंपल से बता रहे हैं। व्यक्तिगत आय क्या है साहब? कि व्यक्तिगत आय में संपूर्ण आय का वो भाग जो आय धारक व्यय करने के लिए स्वतंत्र होता है, व्यक्तिगत आय कहलाता है। यानी प्राइवेट आय तो हो गई कि सभी लोगों पर बढ़ गया, लेकिन वो जो लोग हैं, सभी को जो धन मिला है, वो धन में वो पूरा का पूरा खर्च नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी देनदारी भी है। तो देनदारी क्या है साहब? तो देनदारी है कि निगम कर उनको देना है। टैक्सेशन जो मतलब देते हैं, नहीं, टैक्सेशन ये कॉरपोरेशन, ये निगम नहीं, माने जो उसका कारखाना है। तो जैसे कारखाना है तो कारखाना को भी एक यूनिट माना जाता है कि कारखाना लाभ कमा रहा है, तो कारखाना पर से भी टैक्स लेती है सरकार। तो लाभ जो हुआ, जिसको हम निजी लाभ बोल रहे हैं, तो कारखाना को ना हुआ, उत्पादन तो वो ना कर रहा है, तो कारखाना को भी जो है देना है टैक्स। तो कारखाना को जो टैक्स देना है, तो वो व्यक्तिगत आय में हम लोग निजी आय में जो है हम लोग निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस करते हैं, तब जो बचा हुआ पैसा है वो व्यक्तिगत आय कहलाता है। नहीं समझ रहे हैं बात? जो निजी आय है, प्राइवेट आय है, ये तो हो गया कि सरकार का आय उसमें माइनस हो गया। अब ये निजी आय मतलब उत्पादन न हुआ है, निजी लोगों ने उत्पादन किया है, तो उस निजी आय में क्या पब्लिक उत्पादन करता है कि मशीनरी उत्पादन करता है? पब्लिक में सर्विस उत्पादन करता है। तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो ये लोग नहीं देते हैं, ये अपना सीए का ऑफिस खोले हुए हैं, डॉक्टर का डिस्पेंसरी खोले हुए हैं या हॉस्पिटल खोले हुए हैं, तो ये भी तो एक आय का यूनिट है ना भाई। एक कॉरपोरेशन से एक निगम है, तो आप उसको किसी नाम से आप रजिस्टर्ड कराए हुए हैं कि नेताजी नर्सिंग होम, तो नेताजी नर्सिंग होम एक यूनिट हो गया ना उत्पादन का, एक कॉरपोरेशन हो गया, एक निगम हो गया, व्यापार, बिजनेस। हाँ, तो ये जो निजी आय है वो व्यक्तिगत आय का मतलब क्या हुआ? व्यक्तिगत माने यहाँ पर दिवाकर जी और ऋतु रंजन जी नहीं हुए। यहाँ पर व्यक्तिगत का अर्थ ये हुआ कि दिवाकर जी और ऋतु रंजन जी ने जो कारखाना खोला है वो हुआ, तो उस कारखाने की आय हुई है। तो निजी आय में से जब निगम कर को माइनस कर देते हैं, निजी आय में से जब निगम कर को माइनस कर देते हैं, तब वो क्या कहलाता है? व्यक्तिगत आय, यानी उस कारखाने की आय जिस कारखाने में उत्पादन हुआ।
अब आप कारखाने के मालिक हैं, तो वो सारा का सारा आय किसके पास आ गया? आपके पास आ गया। बोलिए ना, आ गया ना आपके पास, आप उसके मालिक हो गए। लेकिन उसमें भी जुटा हुआ है कि व्यक्तिगत व्यय योग आय, मतलब आपके पास जो पैसा आ गया है, क्या सब खर्च करने के योग हैं आप? तो पता चला कि नहीं, आपकी आमदनी काफी बढ़ गई व्यक्तिगत रूप से, तब आप इनकम टैक्स दीजिए। तो इनकम टैक्स जब आप दे दीजिएगा, ये डायरेक्ट टैक्स है, तब बचा हुआ माल जो है वो व्यक्तिगत व्यय योग आय होगा। फिर से सुन लीजिए कि निजी आय क्या हुआ? राष्ट्रीय आय में से सरकार की आय को माइनस घटा दिया। और फिर निजी आय में से व्यक्तिगत आय को नहीं, सुनिए ना, निजी आय में से अगर कॉर्पोरेट टैक्स को घटा दिया तो वो क्या हो गया? व्यक्तिगत आय। और व्यक्तिगत आय में इनकम टैक्स को घटा दिया तो वो क्या हो गया? व्यक्तिगत व्यय योग आय। अपना ये हो गया पैसा। क्लियर? थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आपको और समझ में आए। क्या करेंगे इसमें? निजी आय कैसे प्राप्त हुई? तो इसमें हम क्या माइनस कर रहे हैं? सरकार की आय। ठीक है, तो सरकार की आय ना, पब्लिक इनकम, सार्वजनिक आय ना। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? निजी आय। निजी आय। क्लियर? अब निजी आय में हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कर रहे हैं, तो क्या पकड़ा रहा है? व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय में इनकम टैक्स माइनस कर रहे हैं, इनकम टैक्स माइनस कर रहे हैं, तो हमको क्या पड़ रहा है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब तो आप नहीं बोले कि नहीं समझे सर? समझ गए? शुद्ध आय, हाँ, एकदम जो वो खर्च कर सकता है। जो खर्च कर सकते तो ये था, हम समझते हैं कि अच्छे ढंग से आपको समझा दिया हमने। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है, माने कैसे हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।